हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे क्या एबीसी एनालिसिस। ये आपका कौन सा है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है 7th यूनिट में, है ना। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका एक टॉपिक है एबीसी एनालिसिस है। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो हम लोगों और साथ ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक आपका 6th यूनिट में कौन सा पढ़ना है? इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में भी एबीसी एनालिसिस पढ़ना है और आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी पढ़ना है। तो चूंकि दोनों में कॉमन सब्जेक्ट यानी कॉमन टॉपिक है, तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों को एक ही टॉपिक है ना एक बार कवर कर लेंगे। तो जो आप एक बार समझ जाएगा तो दोनों आपको है ना, ये आपका मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आता है और साथ ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। तो अगर आप एक ही चीज को समझ जाइएगा तो दो जगह फायदा होगा कि नहीं? आपका मैनेजमेंट में फायदा होगा और कहाँ? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के इन्वेंट्री कंट्रोल में और मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, है ना। तो चलिए, हम काफी शानदार टॉपिक रहने वाला है। चूंकि एक काम नाम दो, है ना, काम एक कर रहे हैं लेकिन नाम हम लोग क्या हो रहा है? दो जगह। यानी एक मैनेजमेंट में भी हम लोग का नाम हो जा रहा है, एक जगह प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। तो ये तो काफी हम लोग के लिए अच्छा है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एबीसी एनालिसिस है ना। एबीसी एनालिसिस है क्या? सबसे पहले है कि इसका टॉपिक है एबीसी एनालिसिस। एक इन्वेंट्री का एक टॉपिक है ना। एबीसी एनालिसिस है क्या? सबसे पहले बताइए अगर जानते हैं तो। तो सबसे पहले आप सभी के जेहन में ये आ रहा होगा सवाल कि सर एबीसी क्या है। सभी के जेहन में आना चाहिए। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहले आना चाहिए। प्रत्येक वर्ड में क्वेश्चन दागिए कि एबीसी है क्या। तो देखिए, ए से हो गया आपका ऑलवेज, बी से बेटर, ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर और सी फॉर कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। यानी हमेशा क्या करना आपको? ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल के लिए सोचना। यानी एबीसी स्टैंड्स फॉर ए से ऑलवेज, बी से बेटर और सी से कंट्रोल। यानी ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल के लिए काम करना है। यानी हमेशा अच्छा क्या क्या कंट्रोल कर, यानी हमेशा अच्छा के लिए क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को हम लोग एबीसी एनालिसिस करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो कहता है इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। यह एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल या मटेरियल को स्टॉक करने के जो हम लोग प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका इन्वेंट्री प्रोसेस कहते हैं। इन्वेंट्री का अर्थ हुआ और किसी भी चीज को स्टॉक करना यानी स्टोर करना। तो कहता है इट डिवाइड द स्टॉक इन द 3 ग्रुप। जो एबीसी एनालिसिस है, जो किसी भी स्टॉक में अगर रॉ मटेरियल रखा गया तो उसको 3 तरीके से डिफाइन करता है, कैटेगराइज करता है। पहला है ना, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ आइटम्स। पहला आपको परसेंटेज ऑफ आइटम में भी करेगा और साथ ही क्या करता है? तो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू यानी टोटल कॉस्ट में। यानी तीन तरह का से कैटेगराइज करता है। पहला हो गया ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में। देखिए, ए कैटेगरी इधर कैटेगरी हो गया। यानी ए कैटेगरी मतलब समझना है हाई वैल्यू आइटम। हाई वैल्यू आइटम मतलब ज्यादा कीमती वस्तु है। बी मतलब मीडियम वैल्यू यानी कि मॉडरेटर वैल्यू रहना चाहिए, जो मतलब मीडियम रहना चाहिए। क्या वैल्यू यानी कुछ आइटम का क्या मीडियम वैल्यू रहना चाहिए। और सी मतलब लो वैल्यू आइटम। सी मतलब लो वैल्यू आइटम। सी मतलब क्या होगा आपका? लो वैल्यू आइटम। तो देखिए, समझना है परसेंटेज ऑफ आइटम यानी कितना क्वांटिटी, यानी परसेंटेज ऑफ आइटम मतलब क्या होगा? मात्रा, क्वांटिटी। और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो यानी कि हाई वैल्यू आइटम यानी जो ज्यादा कीमती वस्तुएं हैं उसको हम लोग किसी भी स्टोर रूम में 10% रखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 10%। यानी क्या करना हम लोग को? जो सबसे ज्यादा खर्चीला वस्तु है, ज्यादा कीमती वस्तु है, उसको अगर स्टोर रूम है, मान लीजिए किसी कमरा है, तो कमरा में 10% मात्रा को रखना है ना, 10% मात्रा। और इस 10% मात्रा में इस पर खर्चा पैसा कितना करना है? तो 70% पैसा आपको खर्च करना है। समझ रहे हैं? यानी कि जो आइटम है एक, यानी कि हाई वैल्यू आइटम यानी कि ज्यादा कीमती वस्तु, वो हम लोग को मान लीजिए 10 गो, जैसे 10 गो ही चीजों को लाना। जैसे सोना या आभूषण देख लीजिए, तो मान लीजिए कि सोना का आभूषण कुछ भी रह सकता है, तो 10 गो आइटम ही रखिए। मतलब एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि 10 गो आइटम रखिए, उस पर पैसा कितना खर्च करना है? तो जितना भी आपका मतलब एक पैसा आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास 100 गो रुपया है, 100 गो रुपया है और 100 गो आइटम भी आपको लाना है।
100 रुपया है और 100 गो आइटम लाना है ना, तो 100 गो आइटम है तो आपको कितना 100 आइटम लाना है, तो उस रूम में कितना आइटम आपको रखना है, एक रेट का वैल्यू, यानी एक रेट का वैल्यू रखना, यानी ज्यादा कीमती वस्तु आपको 100 गो में 10 ही वस्तु रखना उस रूम में, जो ज्यादा कीमती हो, और उस पर पैसा कितना खर्च करना है, तो 70 रुपया पैसा खर्च करना है, 70%। और इसका अपोजिट, इसका एक अपोजिट सी है, यानी कि हाई है तो लो, तो इसका 70%, यानी 70% सामान को कहाँ रखना है, तो रूम में 70 को सामान का रखना है क्या, तो सी कैटेगरी, जो लो वैल्यू का, यानी कि कम से कम कीमती हो, और इसका पैसा इसमें कितना लगाना है, तो 10% पैसा ही लगाना है, यानी 70% किसमें अमाउंट लगाना, यानी 70% क्वांटिटी आपको चाहिए, यानी उस रूम में 70 को वस्तु चाहिए, तो उसमें पैसा कितना लगाना है, तो 10% पैसा लगाना है। यानी हम लोगों ने समझा कि अगर हाई ग्रेड वैल्यू अगर रहेगा, यानी ज्यादा कीमती वस्तु रहेगा, तो उसको 10 को ही स्टोर करेंगे रूम में, और उस पर पैसा कितना खर्च लाएंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करना 70%। लेकिन उसके अपोजिट सी में देखिए तो 70% आपका पैसा खर्च करना कहाँ, सॉरी 70 को अगर आइटम लेना है तो 10% ही उस पर पैसा खर्च करना है ना। यानी कि आप आभूषण में जब जैसे हाई कीमती क्या हो गया, हीरा का आभूषण हो गया, सोने का आभूषण हो सकता है, उसको कम मात्रा में ही आपको दुकान में रखना है, स्टोर में रखना है, और पैसा खर्च कितना करना है, तो 70%। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे लो कैटेगरी का वैल्यू देख लीजिए, जैसे आपका चप्पल हो गया, इस सब के, इसमें आपको कितना रखना है, 70 को चप्पल रखना है, लेकिन पैसा इसमें कितना लगाना है, तो जितना आपके पास पैसा है 100 रुपया है तो 10 रुपया लगा, 70 पैसा में 100 रुपया 10 पैसा लगा, 10 रुपया लगाना, और बाकी बच गया 70 भी, यानी जोड़ना पर 80 होता है, यानी 20%। यानी मीडियम वैल्यू यानी क्या हो गया, तो मीडियम वैल्यू में आपको 20% भी आपको क्या करना है, 20 को आइटम भी रखना और 20% उसमें पैसा भी खर्च करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एबीसी एनालिसिस में समझ गए होंगे कितने, है ना, किस तरह से ये आपका प्रश्न इसमें से आपको हमेशा एक न एक आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग सभी को एक कैटेगरी क्या है, बी और सी क्या है, सभी को अलग अलग डिफिनेशन से देख लेते हैं। तो एक कैटेगरी आइटम, तो इसको खुद से आप अपने आप से लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतने बात बोल दिए, कैटेगरी का मतलब हो गया क्या, हाई वैल्यू आइटम है, तो इसको क्या ज्यादा सेफ्टी चाहिए ना, अगर जैसे आभूषण है तो आभूषण के ज्यादा सुरक्षा चाहिए ना, और उसको क्या है, उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसको प्रॉपर क्या चाहिए, तो आपका मेंटेनेंस चाहिए, है ना, जो आपका डायरी मेंटेन होना चाहिए, और उसका सेफ्टी है ना, सुरक्षा चाहिए, है ना, इस सब काफी मदद, यानी कि इसमें ज्यादा खर्चा होगा, कारण अगर ज्यादा कीमती वस्तु रखिएगा अगर किसी रूम में, तो आपको डर भी तो है कि अगर सामान चोरी ना हो जाए, तो चोरी के लिए क्या करना है ना, उसमें तो आप कम ज्यादा खर्चीला सामान को कम मात्रा में ही आपको रखना है, एक ध्यान रखिएगा। तो कहता है दे आर हाई वैल्यू आइटम्स, ये क्या है, तो हाई वैल्यू, इसका ज्यादा कीमत होता है, यानी कि मात्रा होता है। स्टोर इन लेसर क्वांटिटी, जो हम किसी भी रूम अगर स्टोर कर रहे हैं तो कम मात्रा में इसको स्टोर करना है। फिर कहता है इट शुड रिक्वायर्ड सेफ्टी से, इसको इसमें क्या चाहिए, तो आपको सेफ्टी चाहिए, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड चाहिए, क्या क्या सही मेंटेन करना है, हैंडल करना, उसको क्या कैसे हैंडल करेंगे ना, स्टोर करने हैं, अंडर द टाइट कंट्रोल, यानी टाइट कंट्रोल के साथ आपको करना है, नहीं कि लूज कंट्रोल कीजिएगा तो आपको सामान चोरी हो जाएगा, सामान कहीं टूट सकता है, क्योंकि ज्यादा कीमती है तो टूटेगा तो खर्चा भी तो हो जाएगा, तो इसलिए इसको टाइट कंट्रोल के साथ आपको रखना है। और इस तरह के वस्तुओं को आपको रिप्लेस करते रहना है, इन्हें कि आपको ले आए सामान को और आप दुकान में रख दिए 2 साल 4 साल के लिए, नहीं, आपको अगर सामान को लाए हैं तो 15 दिन 20 से 20 दिन तक ही इसको अपने आप स्टोर में रखिए, उसके बाद अगर बिकता है तो बिकता है, नहीं तो दूसरे जगह भेज दीजिए, है ना, इस तरह के करना, 15 ही दिन तक करना। फिर इट इज डन बाय हाई लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चीला वस्तु है और कीमती ही वस्तु है ना, तो ये आपका क्या है, तो हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ इसके जो इसको देख रेख कौन करेगा, किसके कंट्रोल में होगा, तो हाई लेवल मैनेजमेंट। बी कैटेगरी में देख लीजिए, तो ये कहता है दे आर मॉडरेट वैल्यू आइटम्स, इट रिक्वायर्ड 20% ऑफ आइटम क्वांटिटी आइटम्स एंड 20% टोटल एक्सपेंडिचर। कहता है मॉडरेट इसका वैल्यू है, और इसमें 20% पैसा खर्च करना क्या, तो क्वांटिटी में, और 20% पैसा खर्च करना कहाँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर मानी कुल खर्च में। दीज आइटम रिप्लेस मस्ट फ्रीक्वेंटली, है ना, इट शुड रिक्वायर्ड मीडियम स्टॉक, इसमें कम से कम आपको इस तरह का स्टोर, यानी मीडियम वैल्यू आइटम्स को आपको 3 महीना या 3 महीना के अंदर, यानी 3 महीना से कम 3 महीना तक आप अपने स्टोर में रख सकते हैं, उसके ज्यादा आप स्टोर में इसको नहीं रख सकते, है ना, यह ध्यान रखिए। सी कैटेगरी के देखिए, तो इसका लो वैल्यू आइटम है, तो इसको एनुअल, यानी इसको आप 6 मंथ या 1 साल तक इसको आप रख सकते हैं, रिप्लेस करने के लिए आपको 1 साल तक आप, और इसको आप स्टोर रूम में रख सकते हैं। शुड रिक्वायर्ड रिप्लेस्ड ऑर्डर प्रॉपर एंड ऑर्डर। फिर देखिए आपका, यानी कि एबीसी एनालिसिस कुछ खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता है कि आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये आपका मैनेजमेंट भी आपका एक टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में,
उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है, देखिए एबीसी सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक मतलब होता है सस्ता, और ऑर्डर मतलब होता है मात्रा, कितना ऑर्डर करें, नहीं मंगाना सामान को, और क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, यानी कम से कम खर्चा में अगर किसी सामान को मंगा रहे हैं, यानी ऑर्डर को मंगा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी किसी भी स्टोर रूम में अगर स्टोर रूम में रखना है तो हम कितना कम खर्चा में किसी भी सामान को मंगाएं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है कभी घटे ना, यानी कभी घटे ना, और कभी कम खर्चा में, यानी कि कम खर्चा लगे क्या तो लाने में, कम खर्चा रखे स्टोर करने में, और कम खाना, इस तरह के सारे अगर आपको एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो समझेंगे, तो कहता है इट इज साइज ऑफ लॉट टू बी परचेज विच इज इकोनॉमिकली सुटेबल, यानी जो एक इकोनॉमिकल सुटेबल यानी संस्था पूर्वक है। फिर कहता है कि दिस इज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच कैन बी परचेज एट मिनिमम कॉस्ट, जो भी रॉ मटेरियल खर्च परचेज करेंगे किसमें कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए। फिर कहता है इट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच रिड्यूस द ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो रिड्यूस करता क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में हो गया ट्रांसपोर्ट लाने का खर्चा हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, और डॉक्यूमेंट्री भी, जैसे डॉक्यूमेंट भी तो बनाने में एक जगह उसका भी तो खर्च लगता है। इस तरह के खर्च को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑर्डर कॉस्ट कहेंगे। और क्या होगा साथ में, एंड ऑल्सो रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग मतलब रख रखाव है ना, जो हैंडल, यानी कि क्या हो गया होल्ड, यानी होल्डिंग कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं, यानी रख रखाव का भी खर्च तो आपको लगेगा। तो इस तरह के जो क्या कहता है, तो कैरिंग कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट को क्या करता है, तो ये रिड्यूस करने का प्रयास करता है, रिड्यूस करता ही है। तो इट मिनिमाइज द टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो हम लोग का क्या करता है, तो ये मिनिमाइज करता है टोटल कॉस्ट किसका, तो कैरिंग और ऑर्डरिंग का। तो ये हो गया। इसके बाद एक आपका देखिए, तो हम लोगों ने समझा कम यानी कि हम लोग का पैसा कम खर्च कब होगा, जब जो ऑर्डर करेंगे, यानी तो वो, और जो इन्वेंट्री यानी कैरिंग होगा वो अगर दोनों इक्वल होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये देख लीजिए, आपका एक ग्राफ है कॉस्ट का, यानी कीमत कितना लग रहा है, और इधर क्वांटिटी यानी कितना मात्रा का लोग आएंगे कम से कम खर्चा होगा, और एक सीधा सा आपका जा रहा है, इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट यानी होल्डिंग कॉस्ट इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से कर्वेचर लाइन गुजरा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। और ये देखिए, तो ये कहता है कि कम से कम कितना मात्रा को मंगाएंगे सामान को कि हमारा कम से कम खर्चा लगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ काटता है, तो ये काटता है किसको, तो देखिए आपका ऑर्डर कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को काटता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यहाँ आने पर आपका क्या, तो कॉस्ट में चल रहा है तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, और इधर आपका क्वांटिटी में आ रहा है ना, तो क्वांटिटी आपका हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है, ग्राफ अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप अच्छे तरह से आप समझ पाइए। देखिए मान लीजिए, अगर ये देखिए एग्जांपल है कि किसी कंपनी में अगर 4000 पैकेट यानी 40,000 उसको पैकेट चाहिए, यानी 40,000 उसको पैकेट चाहिए किसी भी कंपनी का। मान लीजिए कुछ भी जूता हो सकता है, चप्पल, यानी कुछ भी हो सकता है। अगर है ना 4000 क्या चाहिए, 40,000 को उसको पैकेट चाहिए, और एक पैकेट को खर्चा कितना हो रहा है, तो आपका 300 रुपया एक पैकेट में का खर्च है, यानी रेट है ना। और तो इसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 4×12 यानी 12 लाख रुपया आपका इसका खर्च हो जाएगा, यानी 12 लाख इसका टोटल पैसा लगेगा क्या करने में, उस कंपनी का। तो हम देखेंगे, और चूंकि ये 3000 क्या है, तो जो सामान का रेट है, जो 4000 पैकेट मंगा रहा है उसका सामान का एक आप अगर पैकेट आप लीजिएगा तो 300 रुपया लगेगा, लेकिन आप 40,000 ले रहे हैं तो 12 लाख रुपया लगेगा, यानी 12 लाख क्या लग रहा है, तो आपको जो मटेरियल ले रहे हैं, जो पैकेट ले रहा है उसका चार्ज लग रहा है, लेकिन आपका तो ऑर्डर कर रहे हैं जो ऑर्डरिंग चार्ज भी तो लगेगा, यानी ऑर्डर करने में आपका जैसे ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, आपका फिर कह सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट्री चार्ज हो गया, और लेबर चार्ज भी तो लगेगा। तो आपका ये ऑर्डरिंग चार्ज कितना हो गया, यानी 4000 प्रत्येक ऑर्डर, यानी अब जब आप एक बार ऑर्डर मंगाइएगा तो भी आपका 4000 लगेगा, 2 बार भी मंगाइए तो 4000 लगेगा, 3 बार भी मंगाइए तो 4000 लगेगा, यानी जितना भी आप मंगाइए तो आपको 4000 लगेगा। यानी एक बार अगर मंगाएंगे, यानी 1000 सॉरी गलत बोल दिए, यानी एक बार अगर ऑर्डर को मंगाएंगे तो 4000 लगेगा, अगर 2 बार मंगाएंगे तो वही 2 बार मंगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8000 लगेगा, 3 बार मंगाएंगे तब 12,000 लगेगा। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, तो अगर तो संस्था हम लोग का क्या होगा,
यानी कि एक बार ही अगर ऑर्डर को मान ली कि 40,000 प्रोडक्ट मंगाना है, 40,000 पॉकेट को मंगाना, पैकेट को, तो अगर एक बार में ही मंगा लेंगे तो हम लोग क्या होगा, ऑर्डर कॉस्ट 4,000 ही लगेगा। लेकिन अगर 2 बार में मंगाएंगे तो 4 दूनी 8,000 लगेगा, 3 बार में मंगाएंगे तो 12,000 क्या लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। तो चलिए इसी को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि ये 40,000 प्रोडक्ट है और इसको हम चाहते हैं कि चूंकि हम लोग ज्यादा सामान अगर ला कर कंपनी में रख देंगे यानी स्टोर कर देंगे तो खराब होने की भी तो संभावना है, नहीं खराब भी हो सकती है। तो उसको तो भी हम लोग को डर है। एक बार ऐसा नहीं कि केवल इस 4,000 रुपया बचाने के चक्कर में हम लोग ले आएंगे सामान को और खराब कर देंगे, इसका भी तो ख्याल खास ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि 4 मंथ पर सामान को ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो 4 मंथ पर, तो 4 मंथ यानी कि 4 मंथ पर अगर सामान मंगा रहे हैं तो कितना बार सामान को लाना पड़ेगा, तो 4,000 प्रोडक्ट है तो यानी कि एक बार में हम लोग कितना प्रोडक्ट को ला रहे हैं, यानी 4 मंथ में लाएंगे तो 4 से भागा दे देंगे 40,000 में, तो यानी 1 मंथ में कितना आएगा, यानी 4 मंथ में कितना होगा आपका आएगा, यानी 1,000 पैकेट 4 मंथ पर मंगाएंगे, है ना। 1,000 पैकेट हो गया। अब देखिए 1,000 पैकेट में क्या हो गया कि ओसी है, तो ये ओसी तो आपका फिक्स क्या रहेगा, तो ओसी आपका क्या लगना है, तो ये मानी कि आप कितने बार ऑर्डर कर रहे हैं, 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं तभी तो आपको आएगा, है ना। 4 बार ऑर्डर कीजिएगा था ना, ऑर्डर कितने बार कर रहे हैं, 4 बार, तो ये 1,000 एक बार में आएगा, तो 4 बार यानी कि 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं गुण है, तो अब कितना बार, तब ना 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं तो 4,000 हो गया। और ऑर्डरिंग यानी एक बार ऑर्डर करने में कितना खर्च लग रहा है, तो 4,000। ये 4,000 तो कितना, एक तो लाने का खर्चा कितना हो गया आपका, 16,000 ना हो गया, तो ये आपका 16,000 हो गया, है ना। ये 16,000 खाली लिख देते हैं। तो देखिए, और तो इसमें हम लोग क्या होगा कि जो रख रखाव का खर्चा होगा ये कम लगेगा, है ना, कम लगेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब 6 महीना पर मंगाते हैं यानी 2 बार मंगाएंगे, तो 2 ऑर्डर करेंगे तो ये कितना होगा, पर एक ऑर्डर में 2,000 प्रोडक्ट रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 4 यानी कि ये आप 8,000 लग रहा है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है हम लोग को, 4,000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हम लोग को क्या लग रहा है, कम लग रहा है, यानी ज्यादा लग रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लग रहा है हम लोग को, ज्यादा लग रहा है। तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट को हम लोग एक बार में मंगाएंगे, एक बार में ऑर्डर करेंगे तो यानी 4,000 प्रोडक्ट आएगा। तो देखिए 4,000 यानी कि एक गुने 4 यानी कि 4,000 हो जाएगा टोटल ना। तो यानी खर्चा देखिए, यानी ऑर्डर कॉस्ट सबसे कम कहाँ लग रहा है, ऑर्डर कॉस्ट यहाँ लग रहा है सबसे कम, ये 4,000 लग रहा है। लेकिन अगर 2 बार मंगाएंगे सामान को, 2 बार ऑर्डर करेंगे तो 8,000 लग रहा है, 3 बार ऑर्डर करेंगे तो 16,000 लग रहा है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे अधिक कहाँ लग रहा है, तो ये ज्यादा सबसे अधिक यहाँ लग रहा है, और इससे भी कम, थोड़ा कम लग रहा है ना। ऑर्डर कॉस्ट कम रहा है, यानी कि जितने कम लगाएंगे। लेकिन जो रख रखाव का खर्चा है आपका, अगर एक बार सामान को अगर मंगा लेंगे तो सबसे ज्यादा रख रखाव का खर्चा होगा, बढ़ेगा, उसी प्रकार इसमें भी बढ़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने समझा कि अगर किसी सामान को अगर लाना है तो कम खर्चा में कब आ सकता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कितना मात्रा को मंगाएंगे कि हम लोग कम से कम खर्चा में हम लोग निपट जाए। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला है EQC, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर √2 गुना D इंटू CO/CH। तो उस D का अर्थ देखिए एनुअल डिमांड, यानी कितना आपका डिमांड है, यानी कंजम्पशन कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए। तो D मतलब डिमांड हो गया, CO मतलब हो गया, O मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, और DH मतलब हो गया होल्डिंग कॉस्ट, या आप इसी को कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो ये हो गया। तो एक हम लोग न्यूमेरिकल को, इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आती है, तो इसको अच्छे से देखिए। तो एक कहता है कंपनी नीड 1600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, है ना, कॉस्टिंग इन 2 रुपया पर यूनिट का कह रहा कॉस्ट लग रहा। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑर्डर इज 45 रुपया एंड कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ प्रोडक्ट का कह रहा। फिर कह रहा फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड साइकिल टाइम
हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे तो डी इक्वल टू एनुअल डिमांड हम लोग क्या चाहिए, तो 16,000 है आपका, 16,000 यूनिट आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो रॉ मटेरियल कितना कह रहा है, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, प्रत्येक 2 रुपया पर यूनिट है। और सीओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो 45 रुपया पर प्रोडक्ट का। और सीएच मतलब ऑर्डरिंग क्या होल्डिंग कॉस्ट या इसी को कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो 10% ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल देखिए कितना हम लोग का ला रहा है 2, यानी कि 2 का 10%, तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 ना। अब देखिए पर यूनिट के कारण पर यूनिट हो गया यूनिट, तो हम लोग क्यू बराबर अभी फॉर्मूला निकाले हैं 2 इंटू डी इंटू सीओ बटे सी एच। तो वैल्यू को पुट करेंगे 2, डी का वैल्यू आपका 16,000 है, 16,000, सीओ का वैल्यू आपका भी गिवन है यानी कि 45, और सी एच का वैल्यू आपका 0.2। तो यहाँ से ई क्यू सी का वैल्यू आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 284 यूनिट। और एक आपका हो गया, दूसरा आपका निकालना नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर बराबर आपका एनुअल डिमांड बटे EQC है ना। EQC तो यानी कि कितना आपको एनुअल डिमांड चाहिए 16,000 बटे ये आपका कितना आ गया 2684। तो ये भागा देना पर यहाँ से आपका आ गया 106 आपका गया। तो साइकिल टाइम हम लोग जानते हैं, साइकिल टाइम बराबर आपका होता है 1 बटे नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी 1 बटे 6 बराबर, यानी 1 मतलब हो गया 12 मंथ, बटे 6 से भागा दे देंगे तो ये आपका कितना हो गया 2 मंथ। साइकिल टाइम 2 मंथ। और आपका इक्विटी मतलब कितना हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी 1600 कितना 16,000 प्रोडक्ट में अगर 2684 प्रोडक्ट को हम लोग मंगाएंगे तो सस्ते तरीके से हम लोग किसी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, यानी यही आपका यूक्यूसी हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि कम से कम कितना प्रोडक्ट को मंगाएंगे कि 16,000 इसको इस कंपनी के 16,000 प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन इस है ना तो संस्था कब हो सकता है, तो ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट यानी EQC से निकालेंगे हम लोग तो 16,000 प्रोडक्ट यूनिट में से हम लोग इसको अगर 2684 यूनिट अगर इसको ले आएंगे, यानी एक बार में जब लाएंगे, यानी एक बार में अगर लाएंगे तो है ना, तो ये कम से कम खर्चा में हम लोग को निवास यानी इस कंपनी को संस्था तरीके से कर सकता है। तो इसी यही होगा आपका EQC। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर नया स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।